वेलकम बैक टू वस्ती क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में जॉइंट स्टॉक कंपनी के मीनिंग और फीचर्स को जानने के बाद में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। क्या होती है मेरिट्स, क्या होती है डिमेरिट्स जॉइंट स्टॉक कंपनी की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की मेरिट्स अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने 1 से 10 तक की जॉइंट स्टॉक कंपनी की मेरिट्स लिखी हुई हैं और ठीक वहीं पर आपको डिमेरिट्स दिख जाएंगी 1 to 7 तक। तो कंप्लीट डिस्कशन है मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद में कोई डाउट आपके अंदर रह नहीं जाने वाला है। स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट से लिखा हुआ है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब होता है, प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको कैपिटल का मतलब, शेयर का मतलब, शेयर कैपिटल का मतलब सब प्रीवियस वीडियो में बताया है। कंपनी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ये भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कंपनी मैंने कहा था एक लैटिन वर्ड है जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड से मिलकर बना है, कम और पेंस। कम का मतलब होता है साथ में और पेंस का मतलब होता है रोटी खाना। मतलब जब किसी एक ही रोटी को उसके कई सारे शेयर करके बहुत सारे लोग खाते थे तो कंपनी वर्ड बना था। ठीक ऐसे ही हम एक बिजनेस करते हैं, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को बहुत सारे लोग मिलकर जब उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम कहते हैं कंपनी। लार्जर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस करने की कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ मिनिमम पर्सन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैक्सिमम बिजनेस में कितने पर्सन हो सकते हैं यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है। तो बिजनेस करने का लार्जेस्ट फॉर्म है। बहुत बड़े और बहुत बड़े लेवल पे हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर हम फॉर्म करते हैं कंपनी। लेकिन वहीं पे हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस करने के लिए हमें इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना होगा, उसे आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होंगी, बहुत सारे गाइडलाइन फॉलो करनी होगी और हम फॉर्म कर सकते हैं एक जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि कंपनी भी इसे हम कहते हैं और कंपनी को जब हम कंपनी कह सकते हैं तो हम इतना भारी भरकम नाम इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों कहते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं और फिर हम चलेंगे मेरिट्स और डिमेरिट्स की तरफ में। अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, पहले इसका मतलब जानते हैं। जॉइंट मींस जुड़ा हुआ, स्टॉक मतलब जो हम बेचते हैं बिजनेस का, और कंपनी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम अपने शेयर को कई सारे लोगों के बीच में बांट के करते हैं। अब यहां पर जॉइंट का मतलब हो गया कि मिलके किसी भी कंपनी को अगर अपने शेयर को मार्केट में सेल करना है, क्योंकि जो चीज मैं बेचता हूं वही मेरे लिए मेरा स्टॉक है, तो कंपनी के लिए कंपनी का स्टॉक क्या हो गया, कंपनी के शेयर। जैसे कंपनी अपने मेंबर्स को बेचती है, जो भी मेंबर कंपनी के शेयर को परचेस करता है कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, क्योंकि उसने कंपनी के शेयर को होल्ड किया है। ये बात भी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी। अभी हुआ क्या, अभी हुआ ये कि कंपनी के शेयर को मींस की कंपनी के स्टॉक को, कंपनी के स्टॉक को मैंने शेयर मार्केट के थ्रू पब्लिक को बेच दिया। अब ये हुआ कि जैसे ही मेरा शेयर मार्केट में शेयर बिकने जाएगा, क्योंकि हर चीज के बिकने की एक प्लेस होती है, कंपनी के शेयर जिस प्लेस में बिकते हैं उसे हम कहते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के थ्रू ही कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग होती है, डीलिंग होती है। अब शेयर मार्केट के लिए हमारे पास गाइडलाइन ये है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कि किसी भी कंपनी को अगर अपने शेयर को जनरल पब्लिक में बेचना है, आम जनता के बीच में अपने शेयर बेचना चाहते हैं, तो पहले आपको करना ये होगा किसी भी 2 स्टॉक एक्सचेंज में, हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, उसमें से किसी 2 स्टॉक एक्सचेंज में आपको अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड कराना होगा। तो मतलब क्या हुआ कि आपने अपने स्टॉक को एटलीस्ट 2 स्टॉक एक्सचेंज में क्या कराया, ज्वाइंट कराया। तो बहुत क्लियर हो गया कि ज्वाइंट स्टॉक, आपने अपने स्टॉक को कम से कम 2 स्टॉक एक्सचेंज में ज्वाइंट कराया है और अपनी कंपनी के शेयर को कराया है, इसीलिए हम कंपनी को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं। डाउट आपके क्लियर हो गया, मुझे भरोसा है। अब हम बात करेंगे मेरिट्स के बारे में। लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता दिया है। बिजनेस को करने की कोई भी लिमिट नहीं है, बिजनेस को बहुत बड़े और बहुत बड़े लेवल पे हम कर सकते हैं अगर हम फॉर्म करते हैं कंपनी। मेरिट्स का पॉइंट नंबर फर्स्ट देखते हैं, लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्योंकि हमने देखा था कि यहां पर मेंबर बनते हैं कंपनी के शेयर को परचेस करने के बाद, जिसे हम मेंबर ना बोल के एक और सुटेबल वर्ड है जिसे हम कहते हैं कंपनी का शेयर होल्डर। अब कंपनी का शेयर होल्डर कौन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा वो पर्सन जो कंपनी के शेयर को परचेस करेगा। कंपनी का शेयर परचेस करने की क्या गाइडलाइन है, कंपनी का शेयर वही परचेस कर पाएगा, वही शेयर होल्डर बन पाएगा जो उस शेयर को परचेस करने के लिए एक अमाउंट कंपनी के पास डिपॉजिट करेगा और अमाउंट आने के बाद में कंपनी अपने शेयर उसे दे देगी। इसे दूसरे वर्ड्स में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कंपनी में आप शेयर कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करेंगे और बदले में एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि हाँ भैया इस पर्सन को कंपनी ने शेयर बेचे हैं, इसने अपने शेयर कैपिटल को कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो एक प्रूफ मिल गया आपको कि आपके पास में इस कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर का सर्टिफिकेट है।
लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया कि बहुत सारे पीपल हमसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारी जनता हमसे जुड़कर बिजनेस करना चाहती है। तो यहाँ पर हमने अपने शेयर को बहुत सारे लोगों को बेचा है। लिमिटेशन नहीं है नंबर ऑफ पर्सन्स की, जितने चाहे उतने सारे लोगों को शेयर बेच सकते हैं। और यही शेयर जब बहुत सारे लोगों के बीच में बढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा पैसा कंपनी के पास आता है और लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल हम इकट्ठी कर सकते हैं बिजनेस करने के लिए। तभी तो हमने कहा था कि बिजनेस करने का एक ऐसा साइज जो लार्ज है, बहुत बड़ा है। बिजनेस करने की कोई लिमिट नहीं है, जितना ज़्यादा बिजनेस आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हर कैटेगरी के लोग, चाहे उसके पास बहुत कम पैसा हो, चाहे मीडियम कैटेगरी का पर्सन हो या हाई प्रोफाइल पर्सन उसके पास बहुत सारा पैसा है, हर किसी के लिए कंपनी के शेयर के रेट इतने ईजी हैं, इतने सस्ते हैं कि हर कोई उसे परचेस कर सकता है। तो जिसके पास कम पैसा है वो कम शेयर परचेस कर ले, जिसके पास में ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा शेयर परचेस कर ले। तो हर इनकम लेवल का पर्सन कंपनी के शेयर परचेस करना चाहता है, परचेस करता भी है और कंपनी के पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इकट्ठा हो जाती है बिना किसी रुकावट के। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट बहुत क्लियर है। लिमिटेड लायबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। मैं फिर से रिकॉल कराता हूं आपको, जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देखे उसमें से सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, हमने इनमें भी लायबिलिटी का कंसेप्ट देखा था। पार्टनरशिप में लायबिलिटी का कंसेप्ट है और लायबिलिटी यहां पर देखिए लिखी हुई लिमिटेड लायबिलिटी। मैंने आपसे अभी भी कहा कि जो भी हमारे शेयर को परचेस करना चाहता है वो हमारा बन जाता है शेयर होल्डर। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। एज्यूम कर लेते हैं कि राम, श्याम और मोहन 3 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर को परचेस किया है, मतलब वो हमारे कंपनी के क्या कहला गए, वो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अब राम ने टोटल 1000 शेयर परचेस किए हैं और एक शेयर की कीमत है 10 रुपीज़। तो 1000 इंटू 10 मीन्स कि राम हमारी कंपनी में 10,000 रुपीज़ हमारे शेयर में कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहता है, हमारे शेयर कैपिटल को खरीदना चाहता है। तो राम की लायबिलिटी यहां पर सिर्फ 10,000 रुपीज़ तक ही फिक्स हो सकती है, क्योंकि राम ने 10,000 रुपीज़ में से हम एज्यूम करते हैं कि 5,000 रुपीज़ दे लिया है, तो उसकी लायबिलिटी 10,000 रुपीज़ की थी, जिसमें से वो 5,000 रुपीज़ ऑलरेडी दे चुका है। ऐसे केस में राम की लायबिलिटी यहां पर बनेगी ओनली 5,000 रुपीज़। मीन्स कि राम की टोटल लायबिलिटी है उसके जितना वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है कैपिटल के फॉर्म में, बस उतनी ही। ऐसे ही सारे शेयर होल्डर्स के लिए होती है, चाहे वो सोहन हो, चाहे वो मोहन हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो श्याम हो, चाहे वो रमेश हो। हर कोई जितनी कैपिटल कंपनी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उस कैपिटल के क्वांटम ऑफ अमाउंट के बराबर ही उसकी लायबिलिटी हो सकती है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। इसका मतलब ये हो गया कि उस पर्सन को जिसने कंपनी के शेयर परचेस किए हैं अपने पर्सनल एसेट्स को बेचकर पेमेंट नहीं करनी होगी। 10,000, 20,000, 50,000 आप अपने बिजनेस से इकट्ठा करके, आप जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे इकट्ठा करके कंपनी में पेमेंट कर दीजिए। आपको अपनी पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचना पड़ेगा। इसीलिए कंसेप्ट है यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी का। कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी, इसके पहले हम लोगों ने देखा पार्टनरशिप बिजनेस, डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी। किसी पार्टनर का मन नहीं है, उसने कहा पार्टनरशिप हम बंद कर दो। सोल प्रोप्राइटर के केस में हमने देखा कि अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली वहां पर बंद हो जाता है। लेकिन कंपनी का बिजनेस हम लोगों ने पढ़ा है फीचर्स में, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी का जन्म जो हुआ है वो किसी आम आदमी के जैसा नहीं है। कंपनी का जन्म हुआ है आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कानून, लॉ के थ्रू कंपनी का बर्थ हुआ है। और वाइंड अप भी जो होगा, कंपनी का जो बंद करना होगा, अगर हम चाहते हैं कि कंपनी को बंद कर दें तो ये भी एक लीगल प्रोसीजर होगा और बाय लॉ बहुत सारे रूल्स को फॉलो करते हुए कंपनी को हम बंद करेंगे। ऐसे केस में अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी। बिजनेस लंबे समय तक चलता जाएगा, शेयर होल्डर आते रहेंगे, शेयर होल्डर जाते रहेंगे। कंपनी के मेंबर के आने जाने से कंपनी के बिजनेस में कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। कंपनी जो बाय बर्थ वहां पर उसका एग्जिस्टेंस हुआ था, तो कंपनी को अगर आपको बंद करना है तो बाय लॉ ही खत्म होगा। मेंबर्स के आने जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस में, स्टेबिलिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, इसे हम अगर पॉइंट नंबर फर्स्ट से कोरिलेट करते हैं तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, कंपनी के पास पैसा बहुत है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी के शेयर को परचेस करते हैं। मींस कि कंपनी के पास में फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी कोई कंडीशन नहीं है, फंड बहुत है। अब जब ज़्यादा फंड होगा, बिजनेस बहुत बड़ा होगा, इतने बड़े बिजनेस को करने के लिए हमें बहुत सारे मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे जो उस पर्टिकुलर फील्ड के मास्टर होंगे, ट्रेंड होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, जो हमारे बिजनेस को संभाल सकेंगे। टेक्निकल नो हाउ, इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें
चीज़ें उसके अंदर में होंगी। ऐसे केस में हमें बिजनेस करने के लिए एक्सपर्ट्स मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट को अच्छे से जानते हो, समझते हो, जो डीलिंग करना जानते हो बड़े बड़े लेवल पे, हम उन लोगों को हायर करते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई क्यों हमारे बिजनेस से जुड़ेगा, तो अगर कोई बहुत टेक्निकल पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत उसके अंदर में मैनेजरियल इफिशियंसी बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारे बिजनेस से तभी जुड़ेगा जब उसे हम मोटी सैलरी की पेमेंट करेंगे, मोटा उसे वहाँ पर अमाउंट पेमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट पेमेंट करेंगे, तभी एक अच्छा एम्प्लॉय हमारे बिजनेस से जुड़ेगा। और ये पॉसिबल है, ये फीचर है कंपनी के केस में, क्योंकि कंपनी के केस में मैंने आपसे कह दिया कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल है, पैसा बहुत है और कंपनी इस पैसे से बिजनेस करती है और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एफिशिएंट मैनेजमेंट का, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ का, स्टाफ का सहारा लेती है और उन्हें वहाँ पर पेमेंट करती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कंपनी में एफिशिएंट, जो हम कहते हैं कि क्रीम होते हैं मैनेजमेंट के, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ हम हायर कर पाएंगे। ये कैपेबिलिटी है कंपनी के अंदर में कि ज़्यादा अगर आप पेमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉय या मैनेजर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक अच्छा एम्प्लॉय ही अच्छा मैनेजमेंट बना सकता है। तो लिखा हुआ है एफिशिएंट मैनेजमेंट। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बहुत ईजी पॉइंट है, बहुत सारा पैसा है, जितना मन चाहे बिजनेस की ग्रोथ करिए, एक्सपेंशन करिए, जितना मन चाहे बिजनेस को बढ़ा लीजिए, कोई लिमिट नहीं है। कैपिटल कम पड़ जाए, नई शेयर कैपिटल इशू करिए, नए शेयर होल्डर बनाइए, बहुत सारे शेयर होल्डर बन सकते हैं। उसके बाद पैसा कम पड़ जाए तो मार्केट में डिबेंचर इशू कर दीजिए। डिबेंचर जरा टेक्निकल वर्ड है, हम धीरे धीरे इसका मतलब जानेंगे। तो डिबेंचर इशू करके भी आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसे केस में बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए आपके पास में बहुत सारा फंड है, नंबर ऑफ पर्सन बहुत सारे रख सकते हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए हमने देख लिया, जितना बड़ा साइज होता जाएगा उतना बिजनेस करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। अरे भाई पैसा देते जाइए, एम्प्लॉयज़ रखते जाइए, ज़्यादा पैसा ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉय। तो सारे ही फीचर्स यहां पर अवेलेबल हैं बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। कोई यहां पर कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस चलता रहेगा, पैसा आता रहेगा, बिजनेस हमारा चलता रहेगा। इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने देखा कि हमने राम को शेयर सेल किए, शाम को मोहन को, सोहन को हमने यहाँ पर शेयर अपने सेल्स कर दिए, वो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। अब ऐसे केस में राम को लगता है कि नहीं, मुझे अब इस कंपनी के शेयर को बेच देना चाहिए। कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं है। अगर राम को ऐसा लगता है कि उसे अपने शेयर बेच देने चाहिए, तो अपने शेयर किसी एक्स को, श्याम अपने शेयर किसी वाई को, किसी भी एक ऐसे पर्सन को जो उस शेयर को खरीदना चाहता होगा, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, थ्रू शेयर मार्केट हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि शेयर ऐसे नहीं कि आपका मन हुआ कि आप, राम ने सोचा कि मैं अपने शेयर बेच दूं और शाम को सेल कर देता हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होगा कि आपको एक सुटेबल प्लेस में, जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं, आप शेयर मार्केट जाएंगे, वहां पे आप अपने शेयर को सेल कर देंगे और वहां पर जो एजेंट होगा, ब्रोकर होगा, वो आपके शेयर को बिकवाने में आपकी मदद करेगा। आप आसानी से कंपनी से अपनी ओनरशिप ले सकते हैं, अपने शेयर को किसी दूसरे को सेल करके। तो ऐसे केस में आपने जो पैसा कंपनी में शेयर कैपिटल के फॉर्म में लगाया था, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। उस पैसे को आप चाहें तो कहीं और इन्वेस्ट कर दें, आप चाहें उस पैसे को किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदने में लगा सकते हैं। तो बहुत आसान है, इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आसानी से आप अपने शेयर कंपनी में लगाइए, परचेस करिए और जब आपका मन ना हो तो कंपनी के शेयर वापस बेचकर उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है। पब्लिक कॉन्फिडेंस पॉइंट नंबर 7 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस देखा था, या और भी तमाम वहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखे। किसी भी केस में बुक्स ऑफ अकाउंट का जो हम बिजनेस कर रहे हैं, उसके जो अकाउंट्स होते हैं, उसे जनरल पब्लिक में इशू करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बाय लॉ ऐसा कंपलसरी नहीं था। लेकिन क्योंकि अब हम लार्जेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को टाइम पे, कदम कदम पे पूरा कर रहे हैं, और ऐसे में लीगल कंपल्सन है किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए कि वो जो भी अकाउंट्स मेंटेन करेगी, जो भी बिजनेस करेगी, उसका जो भी लेखा जोखा होगा, जो भी अकाउंट्स होंगे, वो आपको जनरल पब्लिक में दिखाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप हैं पब्लिक कंपनी, आप पब्लिक के पैसे से ही बिजनेस कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि बहुत सारे पब्लिक के बीच में हम शेयर को सेल करते हैं, तो पब्लिक को आपके बिजनेस के बारे में, आपके हिसाब किताब के बारे में जानने का पूरा राइट है। ऐसे केस में किसी भी कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को जनरल पब्लिक में पब्लिश करें। मैगजीन में, न्यूज़लेटर में बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू कोई भी कंपनी अपने अकाउंट्स की पूरी डिटेल पब्लिक के साथ में शेयर करती है। तो यहाँ पर लिखा है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस इन्हेंस होता है, बढ़ता है, क्योंकि जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को जनरल पब्लिक में दिखाएंगे तो कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, और जब छुपा नहीं रहेगा तो पब्लिक देख पाएगी कि हाँ, कंपनी की यह टर्नओवर है, कंपनी की ये ग्रोथ है, कंपनी का ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो चाहेगा कि वो भी आपका मेंबर बने, कंपनी के शेयर परचेस करे, उसका
कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अगर वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को देखकर आपके फाइनेंशियल स्टेटस का अंदाजा लगा लेता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब होता है जहाँ पर वोटिंग राइट के थ्रू होता है। हमारे इंडिया में जो सेटअप है उसे हम डेमोक्रेटिक सेटअप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर पर्सन जो वोटिंग राइट रखता है वो अपने वोट देता है, उसके बाद हम अपने नेता चुनते हैं, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और वो फिर हमारे देश को चलाने में हेल्प करते हैं। ठीक ऐसे ही किसी कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, वो जो जितने भी पब्लिक जो हमारे शेयर होल्डर बन चुके हैं, उन्हीं शेयर होल्डर्स के बीच में से हम कंपनी के मैनेजमेंट का सिलेक्शन करते हैं। अभी मैनेजमेंट का सिलेक्शन करने के लिए हम हर मेंबर को एक वोट देते हैं। मेंबर जिसने कम पैसा लगाकर शेयर कैपिटल में हमारा शेयर होल्डर बना है, जिसने ज़्यादा शेयर कैपिटल इन्वेस्ट किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर मेंबर को एक वोट मिलेगा और वो अपने वोट का यूज़ करके मैनेजमेंट कमेटी बनाएगा। उस कमेटी के मेंबर इलेक्ट होंगे और ऐसे केस में हमने अपनी पसंद का नेता चुना है, हमने अपनी पसंद का वहाँ पर मैनेजमेंट का मुखिया चुना है, डायरेक्टर चुना है, और ये पॉसिबल हो पाया है डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ मैनेजमेंट के भरोसे, क्योंकि हमने अपने जो वोटिंग राइट है उसका यूज़ किया है। और जब मेजॉरिटी कलेक्ट होती है तो वहाँ पर हमारे लिए इलेक्ट हो जाता है एक इफेक्टिव मैनेजमेंट में, एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हुए एक अच्छा वहाँ पर सेटअप बन जाता है मैनेजमेंट का। तो ये पॉसिबल है। उसके बाद लिखा डिस्पोजल ऑफ ओनरशिप। डिस्पोजल ऑफ ओनरशिप का मतलब है कि मैंने आपसे कह दिया कि कंपनीज जो है वो अपने बिजनेस को कई सारे लोगों के बीच में बांटती है, तो जो ओनरशिप है वो किसी एक की नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि एक पर्सन ने 10,000 रुपीज़ लगाए हैं और एक ने 10 लाख रुपीज़ लगाए हैं, अरे भाई तो जिसने 10,000 रुपीज़ लगाए हैं वो भी तो पार्शियल ओनर है, वो भी तो कंपनी में 10,000 रुपीज़ की ओनरशिप रखता है, और ओनरशिप वो भी रखता है जिसने 10 लाख रुपीज़ लगाए हैं। बस फर्क ये है कि किसी ने ज़्यादा अमाउंट और किसी ने कम अमाउंट लगाया है, लेकिन ओनरशिप दोनों की है। तो ऐसे केस में कंपनी की शेयर कैपिटल जितनी है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत सारे शेयर होल्डर्स के बीच में बटी हुई है, और हर वो पर्सन, हर वो शेयर होल्डर जिसने कंपनी के शेयर को होल्ड किया है वो कंपनी का पार्शियल ओनर कहलाएगा। इसलिए लिखा हुआ है कि डिस्पोजल ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप किसी एक के हाथ में नहीं है बल्कि बहुत सारे लोगों के हाथ में है, और सब उस कंपनी के कहे जाते हैं ओनर, जो बिजनेस को रन करते हैं और बिजनेस स्मूथ वे में आगे बढ़ता है। और लास्ट पॉइंट लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब कंपनी बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है ना, तो उससे बहुत सारे और भी सोशल वर्क करती है, बहुत सारे वहाँ पे सोसाइटी वेलफेयर के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे हम रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस के चैरिटेबल हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, रिलायंस फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो जब कंपनी का बहुत बड़ा नाम हो जाता है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कंपनी बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करती है, तो वो बहुत सारे सोशल बेनिफिट भी पूरे करती है, सोशल बेनिफिट देती है सोसाइटी के मेंबर्स को, और इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर पूरा करती है। और बिजनेस पब्लिक के बीच में चल रहा है, पब्लिक से ही आप पैसा लेकर बिजनेस कर रहे हैं, तो आप पब्लिक के लिए ही कुछ करना चाहते हैं, वो पॉसिबल है अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ये एक अच्छी सोच है, हर कंपनीज को ऐसा करना चाहिए। और ये है मेरिट्स, जिसमें हमने देख लिया कि कंपनी जो है कितने सारे बेनिफिट के साथ में बिजनेस कर रही है। वहीं हमने देखा एवरीथिंग हैज टू साइड, वन इज ब्राइटर देन सेकंड इज डार्कर। तो कुछ ना कुछ डार्कर साइड भी है, कुछ मामूली है। स्टार्ट कर लेते हैं। लेंदी एंड एक्सपेंसिव प्रोसीजर, बिल्कुल सही है, प्रोसीजर लेंदी है, लीगल है, और बहुत सारा खर्च, यहाँ पे बहुत सारा दिमाग, बहुत सारा टाइम लग जाता है इस प्रोसीजर को फॉलो करने में। कहीं पे छोटी सी गलती हो जाएगी तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है ना, वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाने वाली है। ऐसे केस में हमें हर स्टेप को बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ में पूरा करना होता है। जो भी रजिस्ट्रेशन की फीस होती है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में डिपॉजिट करना होता है। फिर जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है ना, वो सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखता है सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगे हैं, आपने फॉर्म सही से भरा है कि नहीं भरा है। सब चीज़ें करने के बाद में बहुत सारी लीगल कंप्लाइसेंस होती हैं कि आपने क्यों कंपनी बनाई है, कहीं का आपने कंपनी ऐसी तो नहीं बना ली जो समाज में, सोसाइटी में गलत इंपैक्ट छोड़ने वाली हो। तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। लीगल प्रोसीजर काफ़ी लंबा है और इसमें बहुत सारा टाइम पैसा लग जाता है, इसलिए हमने इसे डिमेरिट में लिखा है कि लेंदी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। और ये ज़रूरी है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको कंपनी के जो स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट, उसे आपको पूरा करना ही पड़ेगा। डिमेरिट का पॉइंट नंबर 1 है लैक ऑफ मोटिवेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब होता है कि मैंने कह दिया कि भाई जितने पब्लिक हैं उन्होंने कैपिटल लगाई है और बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता है कि मैंने कंपनी के शेयर परचेस कर लिए और मैं रह रहा हूँ दिल्ली में, और मैंने कंपनी जो शेयर परचेस किए हैं उसका हेड ऑफिस मुंबई में है, तो मैंने तो कंपनी के शेयर परचेस कर लिए, मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, लेकिन कंपनी का जो ओरिजिनल मैनेजमेंट होता
होता है ना वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ के हाथ में होता है, जो कि अभी हमने देखा कि इफ़िशिएंट मैनेजमेंट होता है। हम प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं और वो बिज़नेस करने में हमारी मदद करते हैं, तो उन्हें हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं और वो सैलरी कमाते कमाते बिज़नेस को बढ़ाते हैं। बिज़नेस का जो प्रॉफिट होता है वो हमारे शेयर होल्डर्स के बीच में बढ़ जाता है। अब ऐसे केस में हुआ क्या कि बेनिफिट जो हुआ प्रॉफिट का वो तो मिल गया शेयर होल्डर्स को, तो बेचारे जो ये एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट के लोग काम कर रहे हैं, इनका डायरेक्ट एफर्ट करने से इनका कोई रिवॉर्ड नहीं है। तो ये एक ऑर्थोडॉक्स अप्रोच में चले जाते हैं कि हम इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे भी तो भी हमें एक बंधी बधाई सैलरी जो है वही मिलनी है, इसके अलावा हमें कुछ मिलना नहीं है, कोई डायरेक्ट यहाँ पर रिवॉर्ड नहीं है। ऐसे केस में एक वहाँ पर हम कहें कि एक ऐसी सोच डेवलप हो जाती है उनके अंदर में कि बस वो एक लिमिटेड काम करने की सोचते हैं, कुछ इन्वेंटेड करने का नहीं सोचते, कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव करने का उनके दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं। कंपनी के बेनिफिट से उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कंपनी का जो एक सैलरी है वही उन्हें मिलेगी, इसलिए लिखा है लैक ऑफ मोटिवेशन। लेकिन अगर ऐसा होता कि जितना ज़्यादा वो मेहनत करते उसके अकॉर्डिंग उन्हें बेनिफिट मिलता, उनकी सैलरी उनके वर्क परफॉर्मेंस की बेसिस पे होती, तो वहाँ पर डेफिनेटली मोटिवेशन होता। लेकिन मैंने आपसे कह दिया कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल अमाउंट वहाँ पर उनको सैलरी के फॉर्म में मिल रहा है, उसके बेसिस पे लैक ऑफ मोटिवेशन है, उनके लिए कोई यहाँ पर मोटिवेशन की बात नहीं चल रही है। डिले इन डिसीजन, पॉइंट नंबर 3 है, इतने सारे एम्प्लॉयज़, इतने सारे हमने कह दिया शेयर होल्डर्स हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर अलग अलग प्लेसेस में फैले हुए हैं। अब कोई डिसीजन लेना है आपको तो पहले सबकी वहाँ पे हमें लेनी होगी, भाई सबको हमें ओपिनियन जानना होगा कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचता है। आजकल तो ईमेल के थ्रू है, टेलीफोनिक है, आप लेटर लिख के भी जान सकते हैं कि आप अपना ओपिनियन भेज दीजिए, हम इस डिसीजन को लेने वाले हैं। अब सबको ओपिनियन देते देते काफ़ी सारा टाइम तो हो ही जाएगा, तो जब बहुत सारा टाइम लग जाएगा तो एक डिसीजन, भले डिसीजन छोटा है लेकिन जब तक हम सारे लोगों के नहीं डिसीजन जान लेते, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि डेमोक्रेटिक सेटअप है, सबके ओपिनियन जानने के बाद ही हम किसी चीज़ को करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे केस में जब सबके व्यूज़ आ जाते हैं तभी हम डिसीजन ले पाते हैं और हमारे डिसीजन में हो जाता है डिले, क्योंकि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं असली डिसीजन वही लोग लेते हैं और वो अलग अलग जगह पे हैं, तो अपने डिसीजन देने में टाइम लग जाता है और हमारे डिसीजन में कई बार डिले हो जाता है। कई बार डिले इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी वहाँ पे झेलने पड़ते हैं। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल एक्सेसिव है। मैंने आपसे कह दिया बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी है, बहुत सारी लीगल कंप्लाइंसेस पूरी करनी है, आपने सही टाइम पे वहाँ पर गाइडलाइन को फॉलो किया है कि नहीं किया है। बहुत सारी पेनल्टीज़ का प्रोविज़न भी है। गवर्नमेंट कई बार अगर आप जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करते हैं ना तो आपके ऊपर में वहाँ पर गवर्नमेंट पेनल्टीज़ लगा देती है, बहुत सारा आपके ऊपर फाइन चार्ज कर देती है और ये सब होता रहता है। तो कंपनी अपने कोर वर्क में फोकस ना करके गवर्नमेंट के इन्हीं सब चीज़ों में उलझी रह जाती है और ये हमारे लिए छोड़ देता है नेगेटिव यहाँ पर एस्पेक्ट, जिसे हमने काउंट किया है डिमेरिट में। कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको पार्टनरशिप में ही ये पॉइंट क्लियर कर दिया था कि जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं वो तो खड़कते हैं, अरे भाई यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 4000, 4 लाख, 400 करोड़ बर्तन हैं, बहुत सारे यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं और जब सारे शेयर होल्डर्स यहाँ पर एक साथ में किसी डिसीजन के लिए बात करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होगा ही। और कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो ईगो क्लैश की वजह से हो सकता है, कोई ज़्यादा पैसा लगाया, कोई कम पैसा लगाया, तो इन जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये हो सकते हैं। कई बार जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, वो अपने बेनिफिट के हिसाब से सोचने लग जाते हैं और वो जो नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक है, जो शेयर होल्डर है कंपनी की, उनके बिहाफ में नहीं सोचते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, डिस्प्यूट की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। और फिर लिखा है ओलिगैरिक मैनेजमेंट। ओलिगैरिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पर हमने ये देखा कि डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमने अपने बीच का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेलेक्ट किया है, अपने ही बीच के वोटिंग राइट को यूज़ करके, और उन्हीं में से मेंबर्स के बीच में से हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना लिया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन तो गए हैं, लेकिन वो सिर्फ हम कहते हैं कि वो सबके बिहाफ में काम करेंगे, जब भी वो कोई डिसीजन लेंगे तो सारे ही शेयर होल्डर्स के बेनिफिट का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं होने पाता, ये सिर्फ पेपर में रह जाता है और वो पर्सनल बेनिफिट के लिए कई बार वर्क करने लगते हैं, अपने रिलेटिव्स के, अपने फ्रेंड्स के बेनिफिट के लिए वहाँ पर जितने डिसीजन लेते हैं अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। प्राइजेस जो शेयर के घटने बढ़ने वो सब उनके अकॉर्डिंग होता है। और ऐसे केस में जो हम बात करते हैं कि सबको मिलेगा बेनिफिट, वो नहीं मिलने पाता है, कुछ लोगों को बेनिफिट मिलता है, उसे हम कहते हैं ओलिगैरिक मैनेजमेंट। और लास्ट है अनहेल्दी स्पेकुलेशन। अनहेल्दी स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि हम जो भी यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं उसमें हम मैनिपुलेशन कर देते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि जो डिसीजन ले रहा होता है उसको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला होता है। बाकी जाए किसी भी कंडीशन में उनको लॉस होता है तो लॉस हो जाए, लेकिन हमें प्रॉफिट होना चाहिए। एक ऐसा मनी माइंड सेट कर लेते हैं कि हमको बेनिफिट होना चाहिए, किसी दूसरे शेयर होल्डर्स को
होता हो बेनिफिट या ना होता हो, तो ऐसे केस में जो डिसीजन ले रहा होता है वो पूरा पूरा अपने बेनिफिट के बारे में सोच के डिसीजन ले रहा होता है, और उसे हम कहते हैं अनहेल्दी स्पेकुलेशन। भाई स्पेकुलेशन तो वो है जहाँ पे हेल्दी स्पेकुलेशन होगा, सबको प्रॉफिट होगा तो सबको होगा, सबको लॉस होगा तो सबको लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे डिसीजन ले लिए हैं डिमेरिट्स में, इसलिए हमने ऐसे लिखा है कि हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, जबकि दूसरे को लॉस होता है तो हो जाए। तो ये है मेरिट्स और ये है डिमेरिट्स। इतने ही पॉइंट समझिए, काफ़ी हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में कंपनी के फॉर्म को ही कुछ और नया लेकर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है, बार बार वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपना ख्याल रखना है। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।